कार्यकर्ता दुखी, नेता दुखी, एमएलए दुखी, काम किसी कर नहीं रहा। चाहे वो हम नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, उनकी जनसभाओं में उन्होंने चाबी का जिक्र किया वहां बार बार। खट्टर, जिस बीजेपी को ये माना जा रहा था कि बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है, खट्टर साहब की कार्यशैली है। खट्टर साहब की कार्यशैली लोगों के गले नहीं उतरी कि खट्टर साहब रोड़ा बन रहे हैं और कामों को रोक रहे हैं और उनके ऊपर सुपर सीएम बन के बैठ गए। खट्टर जी ने पहला फैसला तो ये लिया कमान लेते कि मैं अब से खट्टर की बजाय सिर्फ मनोहर लाल लिखना शुरू करूंगा जी। विपक्ष का जो वोट था वो बट गया जी। सही। 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं था जी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया जी। मेन मुद्दा ये कि साथियों, क्या बीजेपी ने खट्टर को हरियाणा का सह प्रभारी बना के बहुत बड़ी भूल कर दी क्या? दोबारा मुद्दा ये है, इसी के इर्द गिर्द पूरी चर्चा चलेगी। हो सकता है चुनाव, हम ये मान के चल रहे थे कि चुनाव नवंबर में चले जाएं, पर अब ऐसा लग रहा है हो सकता है चुनाव सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में भी हो सकते हैं। तो आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन जी, आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। साथियों, आज हम एक ऐसा विषय लेके आए हैं जिसमें आप भी ये मानेंगे कि जो विषय हम लेके आए हैं वास्तव में वह विषय हरियाणा चुनाव में बहुत बड़ा असर डालने वाला है। बात करते हैं विषय की। विषय क्या साथियों? लोकसभा के जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के अंदर जो बीजेपी बहुत आगे नजर आ रही थी, जिस बीजेपी को यह माना जा रहा था कि बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर है, वह बीजेपी हरियाणा के अंदर 5 लोकसभा सीटें हार गई। और उससे पहले प्रद्युमन जी ने, हमने आंकलन भी किया था, बताया भी था कि जो खट्टर साहब की कार्यशैली है, खट्टर साहब की कार्यशैली लोगों के गले नहीं उतरी। खट्टर साहब निरंतर इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं जिससे लोगों में चिढ़ मच रही है। एक तो होता लोग परेशान होते, एक चिढ़ मचना, चिढ़ मचने वाले काम कर रहे थे। वह चिढ़ मचने वाले क्या काम थे, क्या एक्टिविटियां थी, और क्या खट्टर साहब अब सुधरे हैं? कुछ सुधार हुआ है? जनता में कोई मैसेज गया है? क्या बीजेपी की दोबारा हवा बनी है? जो हवा खराब हुई थी उसमें उन्होंने कोई भरपाई की है? वो सारी की सारी चीजों पर प्रकाश डालेंगे प्रद्युमन जी। प्रद्युमन जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल आज हम बिल्कुल निचोड़ काटना चाहते हैं जो खट्टर साहब को, सीधा हम मुद्दे पे आ जाते हैं। खट्टर साहब को मुख्यमंत्री से हटाया, बिल्कुल अच्छा सिग्नल दिया बीजेपी ने जी। उसके बाद एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के चेयर पर बिठाया, बहुत अच्छा संकेत दिया बीजेपी को, कोई दो राय नहीं है। उसके बाद वो बहुत बढ़िया फैसले लेने लगे सैनी साहब, और ले भी रहे हैं। लेकिन बीच बीच में इस प्रकार की खबरें आती रही कि खट्टर साहब रोड़ा बन रहे हैं और कामों को रोक रहे हैं और उनके ऊपर सुपर सीएम बन के बैठ गए हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखो पुनिया साहब, 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं था जी। बिल्कुल सही कहा आपने। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का एक माहौल बनना शुरू हुआ जी। और बीजेपी ने बिना किसी चेहरे को आगे किए हुए प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा जी। और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं को मुख्यमंत्री का फेस घोषित एक तरह से जो है करने का प्रयास किया गया बिल्कुल। और उसका नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार हरियाणा प्रदेश में 47 विधायक लेकर के सरकार बनाने में कामयाब हुई जी जी। और उस समय बीजेपी, एक बार में प्रद्युमन जी, क्योंकि दर्शकों के दिमाग में ये हो गया कि ऐसा मेन मुद्दा क्या है, और अब जो प्रद्युमन ने चर्चा शुरुआत की है, ये चर्चा वहां से शुरू होके सारा हम आपको माजरा समझा देंगे कि हमें लगता कि वाकई में ये बहुत बड़ी भूल कर दी। प्रद्युमन जी चलिए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब 47 विधायक बने जी, तो केंद्रीय नेतृत्व ने, कह सकते हैं, एक ऐसा फैसला लिया और एक ऐसे आदमी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई उससे पहले चुनाव नहीं लड़ा। बिल्कुल सही बात है। जो राजनीति में ठीक है, एक संघ की जो सिस्टम है उसमें वो थे बिल्कुल, और संघ की गतिविधियों में वो सक्रिय थे बिल्कुल। बीजेपी में भी जो अंत्योदय जो एक प्रकोष्ठ है उसमें वो पदाधिकारी थे जी। लेकिन उनका प्रदेश की राजनीति से और जो वाकई जो जमीनी राजनीति उससे कोई बहुत लंबा चौड़ा लेना देना नहीं था। बिल्कुल सही कहा। पंडित रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज, राव इंद्रजीत,
जैसे नेताओं को दरकिनार करते हुए, बिल्कुल, और बिल्कुल जिनको अनुभव का का भी कोई वो नहीं था, हाँ हाँ बिल्कुल, उन जैसे नेता मनोहर लाल खट्टर जी को प्रदेश की कमान दे दी गई। हम्म, मनोहर लाल खट्टर जी ने पहला फैसला तो ये लिया कमान लेते ही कि मैं अब से खट्टर की बजाय सिर्फ मनोहर लाल लिखना शुरू करूंगा, जी, ताकि मैं ये दिखाऊं कि मैं भी एक चौथा लाल प्रदेश की राजनीति में हो गया। जैसे चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल, जी, उसी तरह से मनोहर लाल बन गए। जी जी, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब अपनी ही प्रतिष्ठा से अभिभूत हो गए। जी बिल्कुल, जी, खुद को जिस तरह से जब कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, हाँ, तो उन्होंने खुद के अपने बूथ लगाने शुरू कर दिए। बिल्कुल सही कहा। उसी तरह का जो है खुद मियां मिट्ठू बनना, जी जी जी, वो काम मनोहर लाल जी ने शुरू किए। जी, और उन्होंने अपने आप को ये दिखाया कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। जी, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता थे, हाँ, उन सबको खुडे लाइन करते हुए, जी जी, बेशक वो मंत्री हों, जी, लेकिन वो मतलब पावरलेस मिनिस्टर, हाँ हाँ जिसको हम बिल्कुल, कह सकते हैं, हाँ, टोटली सारी शक्तियां मनोहर लाल जी के इर्द गिर्द घूम रही थी। ठीक है, उसका परिणाम ये हुआ, जी, जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ, बिल्कुल, तो 75 पार का एक स्वयंभू नारा उन्होंने दिया। जी, और उस नारे का हस्र ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 75 तो छोड़िए, 47 भी छोड़िए, आप 40 पर आकर के अटक गई। और वो 40 भी सिर्फ इसलिए आ गई, इसमें भी मैं दर्शकों को एक बहुत बड़ी बात बताऊं, जी, कि जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ, विपक्ष का जो वोट था वो बट गया, जी, सही और कहा। उसका ये परिणाम हुआ कि मनोहर लाल जी की दूसरी बार लॉटरी लग गई। दूसरी बार लॉटरी लगने के बाद वो और ज्यादा, जो एक तरह से मैं अगर ये कहूं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कि वो एक घमंड, जो राजनीतिक घमंड किसी आदमी में होता है, बिल्कुल, वो मनोहर लाल जी में आ गया। उन्होंने ना कार्यकर्ताओं की सुनी, ना नेताओं की सुनी, विधायक तक भी किलकी मारते रहे। बिल्कुल, और यहाँ तक कि विधायक छोड़िए, कई मंत्रियों के यहाँ तक भी जो है उन्होंने प्रेस के माध्यम से या अपने बयानों के माध्यम से ये बात रखी जी, कि अफसर उनकी नहीं सुनते। साथियों, यहाँ प्रद्युमन जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एक दौर में मनोहर लाल खट्टर में इतना घमंड आ गया, उनको लगने लगा कि दूसरी बार सरकार में ही लेके आओ। लेकिन दूसरी बार सरकार आई थी तुक्के से, बल्कि अगर हम बात करें इसमें 2019 में 79 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। हाँ, एक हिसार लोकसभा के नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में जेजेपी जीती थी, बिल्कुल, और 10 सीटों पर कांग्रेस जीती। जी, तो ये लीड थी लोकसभा के अंदर। तो उस वक्त 75 पार का नारा दिया गया, और जब खट्टर साहब को दोबारा से सीएम फेस घोषित कर दिया गया, और फिर देखिए लुटिया कैसे डूबती है। जो बीजेपी 79 सीटों पर लीड बना रही थी, उस बीजेपी की मुश्किल से 40 सीटें है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता प्रद्युमन जी कि इसमें खट्टर साहब का था क्या। वो तो 79 से बीजेपी को 40 पे ले आए, कैसे उनको दोबारा चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उसके बाद जो हालात हुई और चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया गया, वो भी मैं एक बहुत बड़ी कार्यकर्ता दुखी, नेता दुखी, एमएलए दुखी, काम किसी कर नहीं रहा, सुन नहीं रहा। 2019 के चुनाव में बीजेपी के जितने बड़े चेहरे थे, हाँ, वो सब चुनाव हार गए जी, और उन चुनाव हारने के पीछे भी एक बहुत बड़ा हाथ कहीं ना कहीं, जिस तरह की बयानबाजी मनोहर लाल जी ने चुनावी दौर में की, बिल्कुल, उस बयानबाजी का है। बिल्कुल, चाहे वो हम नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, हाँ, उनकी जनसभाओं में उन्होंने चाबी का जिक्र किया वहां बार बार, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि मनोहर लाल जी के दिमाग में कुछ और चल रहा है। उसका परिणाम ये रहा कि तमाम जो धुरंधर, जो सीएम के फेस के चेहरे थे, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो, प्रकाश धनखड़ हो, रामविलास शर्मा हो, सुभाष बराला हो, तमाम नेता चुनाव हार गए। और उसके बाद बीजेपी की ये मजबूरी बन गई कि बीजेपी के पास कोई ऑप्शन था नहीं। सिर्फ एक ऑप्शन था अनिल विज के रूप में। लेकिन अनिल विज चूंकि एक अग्रेसिव टाइप के नेता हैं, राव इंद्रजीत भी एक क्षेत्र विशेष के नेता हैं, वो पूरे प्रदेश के नेता ना कभी बन पाए, ना उन्होंने कभी प्रयास किया बनने के लिए। ये बात ठीक है कि अहिरवाल की 15 सीटों पर वो हार और जीत का फैसला करते हैं, 2 लोकसभाओं में हार और जीत का वो फैसला करते हैं, लेकिन तमाम जो बीजेपी में नेता हैं, उनमें कम से कम वो सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का एक भी नेता ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी सीट के अलावा किसी दूसरी सीट या तीसरी या चौथी सीट पर अपना कोई प्रभाव रखता हूँ। वो तो खुद ही बहुत टसक के, हमारी हरियाणवी भाषा में कह सकते हैं, चुनाव जीतते हैं। फिर हुआ क्या, मनोहर लाल जी को दोबारा से एक्सीडेंटल सीएम फिर बना दिया गया, क्योंकि बीजेपी के तमाम धुरंधर हार चुके थे। बिल्कुल सही कहा। और वो दोबारा सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला, जो कि उनके साथ डिप्टी सीएम थे, उनको ऐसी सूत बैठी, उन्होंने तमाम जो बड़े चेहरे थे जिनमें दम था कहीं ना कहीं, उन सबको खुडे लाइन लगाने का उन्होंने काम किया।